मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजकीय राजनीति विज्ञान राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीतवाना में कार्यरत हूँ। आज हम शक्ति संतुलन स्थापित करने के उपायों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने शक्ति संतुलन की विशेषताएं और शक्ति संतुलन अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन किया था और अर्नेस्ट हास और मार्गन्थाउ के सिद्धांतों का हमने प्रतिपादन किया था। आज हम उपाय और तरीके यानी उपायों का अध्ययन करेंगे। शक्ति संतुलन में कौन कौन से उपाय कार्य करते हैं, जैसे कि क्षतिपूर्ति, हस्तक्षेप एवं युद्ध, गठबंधन और मैत्री संधियाँ, फूट डालो शासन करो, मध्यवर्ती राज्य, शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण। यानी प्राय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रों द्वारा नाना प्रकार के कई प्रकार के मीन्स प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं। यानी 6 साधन बताए हैं, जिसमें क्षतिपूर्ति, हस्तक्षेप, युद्ध, गठबंधन, मैत्री संधियाँ, फूट डालो शासन करो, मध्यवर्ती राज्य और शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण। क्षतिपूर्ति, जैसे कि हमें ज्ञात है कि एक राष्ट्र द्वारा जब किसी प्रदेश पर अधिकार करके संतुलन के लिए संकट उत्पन्न किया जाता है, तो उससे रोकने के लिए उस राष्ट्र को भूमि पर अधिकार कर पुनः शक्ति संतुलन की स्थापना कर दी जाती है। शक्ति संतुलन के लिए क्षतिपूर्ति या मुआवजे की नीति से अभिप्राय है कि एक राज्य को उतना दो जितना उससे ले लिया गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय तुल्यभारता बनी रहे। युद्धों के पश्चात शांति संधियों में स्थित आधार पर राज्यों के क्षेत्रों के प्रदेशों का आदान प्रदान होता है और सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है कि राज्यों की तुलनात्मक शक्ति यथापूर्व बनी रहे। सन 1713 की यूट्रेक्ट संधि द्वारा प्रथम बार स्पेन द्वारा अधिकृत भूमि को बांटकर शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई थी। इतिहास में पोलैंड का 3 बार विभाजन किया गया, 1772, 1793, 1795 में, और तीनों बार उसका बंटवारा इस प्रकार किया गया कि संतुलन कायम रहे। भूभागों का वितरण करते समय केवल क्षेत्रफल का ही ध्यान नहीं रखा जाता, वरन उनकी उर्वरता, औद्योगिक क्षमता तथा साधनों की प्रचुरता का भी ध्यान रखा जाता है। इथोपिया को हस्तगत करने की उग्र होड़ का समाधान 1906 में इथोपिया को ब्रिटेन, इटली, फ्रांस में 3 समान प्रभाव क्षेत्रों में बांट कर किया गया था। इसी प्रकार ईरान के संबंध में ब्रिटेन तथा रूस की प्रतिद्वंद्विता का परिणाम 1907 की एंग्लो रूस संधि में निकला। इसमें दोनों पक्षों के लिए प्रभाव क्षेत्रों की एवं ईरान के एकमात्र अधिकार में एक तटस्थ क्षेत्र की स्थापना की। मार्गन्थाउ के अनुसार समझौते यानी कि राजनीतिक समझौते को जन्म देने वाली राजनयिक वार्ताओं की सौदेबाजी भी अपने सामान्यतम रूप का सिद्धांत ही है, और इस प्रकार यह शक्ति संतुलन का एक अंग है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो राजनीतिक मामलों में इस प्रकार के कूटनीतिक समझौतों की सौदेबाजी सामान्य रूप से मुआवजों का एक सिद्धांत है तथा वह मूल रूप से शक्ति संतुलन से संबंधित होता है। हस्तक्षेप से पूरा यानी हस्तक्षेप और युद्ध के बारे में हम कह सकते हैं कि ये भी एक शक्ति संतुलन का उपाय है। यानी शक्ति संतुलन का दूसरा साधन के रूप में हम हस्तक्षेप और युद्ध को लेते हैं। यानी शक्ति संबंधों में परिवर्तन लाने के लिए कई बार युद्ध हुए हैं, और हस्तक्षेप का अर्थ एक राष्ट्र की विदेश नीति के उन पहलुओं और कार्यों में लगाया जाता है जिन्हें दूसरा राष्ट्र अपने कार्य मानता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्रेट ब्रिटेन ने यूनान और जॉर्डन में हस्तक्षेप किया। यानी कि अमेरिका ने विशेष रूप से क्यूबा, लेबनान, लाओस में, सोवियत संघ ने उत्तरी कोरिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी में यही किया। हस्तक्षेप की नीति का अंतिम स्वर युद्ध होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी शक्तिशाली राज्य संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। एक देश शस्त्रीकरण, औद्योगिकरण एवं उत्पादन बढ़ाकर शांतिप्रिय राज्य के स्थान पर आक्रामक राज्य बन सकता है, जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में अन्य राज्य या तो मूक दर्शक बना रह सकता है
अथवा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर सकता है। 1648 में वेस्टफैलिया की संधि के बाद से यूरोप की राजनीति का यह मुख्य सिद्धांत रहा है कि कोई भी राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति संपन्न न हो, सब राज्यों में शक्ति संतुलन बना रहे। 1648 की यूट्रेक्ट की संधि के 1816 की वियना कांग्रेस के, 1856 की पेरिस कांग्रेस के तथा 1878 के बर्लिन कांग्रेस के अधिकांश निर्णय इसी सिद्धांत के आधार पर किए गए। 1876 की क्रीमिया युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा टर्की के साम्राज्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से किया गया था, ताकि इसे दबाकर रूस दक्षिणी पूर्वी यूरोप में अधिक शक्तिशाली न हो। बाल्कन प्रदेश में प्रभुसत्ता के लिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऑस्ट्रिया तथा रूस में प्रबल होड़ थी। इस प्रदेश के राज्यों में अधिकांश हस्तक्षेप इन दोनों के तथा ग्रेट ब्रिटेन के शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए किए गए। 1886 में तथा 1893 में ग्रीस और टर्की के मामलों में महाशक्तियों ने इस उद्देश्य से हस्तक्षेप किया। 1913 में अल्बानिया का स्वतंत्र राज्य बनने के लिए टर्की में दखल किया गया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत, जैसे पहले भी बताया मैंने, कि ब्रिटेन ने जॉर्डन में, अमेरिका ने ग्वाटेमाला, चेकोस्लोवाक, क्यूबा, लेबनान, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सोवियत संघ ने उत्तरी कोरिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, अफगानिस्तान में 1979 से लेकर 1988 तक में हस्तक्षेप किया। इन सभी हस्तक्षेपों में हस्तक्षेप करने वाली शक्तियों के उद्देश्य स्वार्थपूर्ण थे और उन्होंने छोटे राज्यों के हितों को अपने हितों की पूर्ति के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया। ये समस्त हस्तक्षेप यथापूर्व स्थिति को बनाए रखने अथवा शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए किए गए। हस्तक्षेप की अंतिम उग्र स्थिति युद्ध होता है। युद्ध सदैव यथा स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रारंभ किए जाते हैं, जबकि युद्ध के उपरांत शक्ति संतुलन की स्थिति बदल जाती है। इसके बाद में गठबंधन, जो मैत्री संधियां हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। यानी कि गठबंधन, यानी पामर और पार्किंस के अनुसार यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राज्यों की प्रत्येक संधि का संबंध शक्ति संतुलन में रहता है यानी कि उसका विस्तार क्षेत्रीय हो या गोलार्धीय हो या विश्वव्यापी। यानी मॉर्गनथाउ ने इस संबंध में लिखा है कि परस्पर प्रतिस्पर्धा में लगे हुए राष्ट्र ए और ब के समक्ष अपनी सापेक्ष शक्ति स्थितियों को बनाए रखने तथा सुधारने के 3 विकल्प हैं। वे अपने निजी शक्ति बढ़ा सकते हैं, वे अपनी शक्ति का अन्य राष्ट्रों की शक्ति तो जोड़ सकते हैं, अथवा विरोधी राष्ट्र की शक्ति के साथ दूसरे राष्ट्रों की शक्ति को मिलाने से रोक सकते हैं। जब वे प्रथम विकल्प को चुनते हैं तो सहस्र यानी संधियों की नीति का अनुसरण करते हैं और अंतिम दोनों विकल्पों का संबंध संधियों और गैर मैत्री संधियों से होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सहस्र अथवा मैत्री संधियां द्वारा शक्ति संतुलन स्थापित करने का मुख्य आधार है। ये तो निश्चित है। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई एक राज्य अन्य राज्य की तुलना में शक्तिशाली होने लगता है या अन्य राज्य आशंकित हो उठते हैं, ये सभी भयभीत राज्य आपस में मैत्री संधियां करके इस शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध संगठित हो जाते हैं। इनके संगठित होते ही शक्तिशाली राज्य अपने को अकेले अनुभव करता है और प्रत्युत्तर में प्रतिसंधियां करने लगता है। इस प्रकार का क्रम तब तक निरंतर बढ़ता चलता है जब तक कि विश्व के सभी राज्य स्पष्ट रूप से विरोधी गुटों में संगठित होकर नहीं जाते। मैत्री संधियां और प्रति मैत्री संधियां यूरोपीय राजनीति का मुख्य अंग रही है। सन 1882 के उपरांत जब त्रिस्तरीय संसद यानी ट्रिपल अलायंस की स्थापना हुई तो उसके विरुद्ध ही त्रिराष्ट्रीय सहमति यानी ट्रिपल एंटेंट का निर्माण हुआ। इस प्रकार 1936 में धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस पावर्स की संधि के विरुद्ध में मित्र राष्ट्रों अलायंस पावर्स के प्रति संशय का निर्माण हुआ।
यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मैत्री संधियाँ सहस्त्र सुरक्षात्मक भी हो सकते हैं तथा आक्रामक भी। मैत्री संधियाँ सदैव किसी निश्चित राज्य के विरुद्ध नहीं होती, वरन उससे किसी भी राज्य के विरुद्ध होती है जो शक्ति संतुलन को असंतुलित करना चाहता है। मैकियावेली के अनुसार सदैव दुर्बल पक्ष के साथ ही संधि करके शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि संतुलन बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि वह मैत्री संधियाँ स्थापित करता रहे। इसके पश्चात जो है युद्ध करो और शासन करो, यानी विभाजन करो और शासन करो, यानी डिवाइड एंड रूल का सिद्धांत होता है। और इसमें ये लागू होता है कि डिवाइड और रूल्स में जैसे ऐसी नीति है ये जिसके द्वारा शत्रु आपस में ना मिल सके, उनमें फूट रहे और वे कमज़ोर बने रहें। फ्रांस में जर्मनी के संबंध में और सोवियत संघ ने शेष यूरोप के संबंध में इस नीति को अपनाने का प्रयास किया था। इसके द्वारा शक्तिशाली राष्ट्र की शक्ति को घटाकर कम और संतुलन के निकट किया जाता है। बहुत समय से अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस साधन का महत्व रहा है। ग्रेट ब्रिटेन को इस नीति का सबसे बड़ा प्रणेता माना जाता है। इस नीति के आधार पर वह अपने बड़े साम्राज्य पर शासन करता रहा था। सोवियत संघ द्वारा उन सभी योजनाओं और प्रस्तावों का विरोध किया गया था जो पश्चिमी यूरोप में राजनीतिक व आर्थिक एकीकरण ला सकते थे। इसका लक्ष्य मूलतः साम्यवादी व गैर साम्यवादी गुट के बीच संतुलन कायम रखना था। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को भारी मार करने वाले सैन्य सम्मान की सहायता सोवियत संघ शक्ति के पतन के बाद एक नए शक्ति संतुलन को करने का प्रयास किया है। भारत चूंकि एक आणविक शक्ति के रूप में उभर रहा है, दक्षिण एशिया में रूस की रिक्तता असंतुलन पैदा कर रही है और पाकिस्तान के माध्यम से भारत की शक्ति को संतुलित करने का प्रयास शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है। विभाजन करो और शासन करो की नीति का प्रयोग उन राष्ट्रों द्वारा हुआ जिन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों को विभाजित करके अथवा उन्हें विभाजित रखकर निर्बल बनाने तथा बनाए रखने का प्रयत्न किया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य शत्रु पक्ष के साथ ही राष्ट्रों में फूट डालने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उसके शत्रु आपस में ना मिल सके, उनमें फूट रहे, वे कमज़ोर बने रहे। विभाजन करो और शासन करो नीति का प्रयोग उन राष्ट्रों द्वारा हुआ जिन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों को विभाजित करके अथवा उन्हें विभाजित रखकर निर्बल बनाने अथवा बनाए रखने का प्रयत्न करता है। फ्रांस की नीति जर्मनी तथा शेष यूरोप के साथ सोवियत संघ की नीति आधुनिक समय की इस प्रकार की सबसे महत्वपूर्ण नीतियां हैं। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में भी इस प्रकार का हम देख सकते हैं फ्रांसीसी विदेश नीति के संबंध में। यानी एक ये हो गया कि सोवियत संघ ने निरंतर यूरोप के एकीकरण की सभी योजनाओं का विरोध इस मान्यता पर किया कि यूरोपीय राष्ट्रों की विभाजित शक्ति का एक पाश्चात्य गुट में एकत्रीकरण सोवियत संघ के शत्रुओं को इतना शक्ति दे देगा जिससे उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि बफर स्टेट के संदर्भ में, बफर स्टेट यानी कि मध्यवर्ती जो दो राष्ट्रों के बीच में होता है शक्ति से संतुलन स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका आता है, जैसे हमारे चीन और भारत के बीच में नेपाल है। यानी शक्ति संतुलन स्थापित करने के तीन तरीके में से मध्यवर्ती राज्य यानी एक तटस्थ बफर राज्य स्थापित किया जाए जो दुर्बल हो, दो बड़े गैर मैत्री राष्ट्र देशों के बीच में स्थित हो। यदि विरोधी शक्तियां आमने सामने हो जाएं, उनके बीच कोई बाधक या मध्यवर्ती प्रदेश ना हो तो संतुलन की स्थापना करना बड़ा कठिन हो जाएगा। मार्टिन वाइट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा अवरोधक क्षेत्र था जो रूस को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध ऐसा हुआ। यानी कि बफर स्टेट जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो तरीका है वो जैसे हाल्स्टी के शब्दों में दो शक्तिशाली राज्यों को संतुलित रखने के लिए मध्यवर्ती राज्यों की पट्टियों का विशेष महत्व होता है। मध्यवर्ती राज्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे तटस्थीकृत राज्य जैसे स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली के मध्य था। तटस्थ राज्य उपग्रह राज्य जैसे पूर्वी यूरोप तथा गुटनिरपेक्ष राज्य। यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले रूस और जर्मनी के बीच पोलैंड मध्यवर्ती राज्य था।
बेल्जियम और हॉलैंड दोनों फ्रांस और जर्मनी के बीच मध्यवर्ती राज्य थे। भारत और चीन के बीच जैसे तिब्बत मध्यवर्ती राज्य का काम करता है। इसके पश्चात हम ये देख सकते हैं कि मध्यवर्ती राज्य यानी कि इसके संबंध में हम ये भी कह सकते हैं कि यह क्षेत्र कमजोर एवं दुरुस्त राज्यों का था, जिसके बीच भौगोलिक गढ़ बने हुए थे जिनमें राष्ट्रवाद का उदय हो। इस संदर्भ में उन राष्ट्रों का उल्लेख किया जा सकता है जो असंलग्नता की विदेश नीति अपना रहे हैं। भारत के नेतृत्व में ऐसे राष्ट्रों का विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अपनी भूमिका है। यानी जो छठा बिंदु है शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण के संबंध में। शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण के बारे में हम ये कह सकते हैं, यानी आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट के बारे में, कि जैसे हंस जे मार्गन्थव कहता है, जिन प्रधान साधनों द्वारा एक राष्ट्र अपनी शक्ति से शक्ति संतुलन बनाए रखने अथवा उसको पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करता है, अस्त्र शस्त्र है, इस तरीके के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्रों को कमजोर कर दिया जाता है। सिद्धांत रूप में एक स्थायी संतुलन की स्थापना तभी की जा सकती है जब शास्त्रों की दौड़ की समाप्ति द्वारा विरोधी शक्तियों के शस्त्रों को सीमित कर दिया जाए। आज तक निशस्त्रीकरण के अनेक प्रयास किए गए हैं, किंतु उनका परिणाम अधिक संतोषजनक नहीं रहा। स्पेन के एक विद्वान सल्वाडोर दी माड्रियागा ने लिखा है कि निशस्त्रीकरण की समस्या शस्त्रीकरण की समस्या नहीं है, यह वास्तव में विश्व समुदाय के संगठन की समस्या है। पामर और पार्किंस इससे शक्ति संतुलन की स्थापना की समस्या मानता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आज भी जैसे हमारे विश्व में जैसे 1963 में और उसके बाद में अनेक प्रकार के जैसे शस्त्रीकरण के प्रयास किए गए थे, जिसमें हम सबसे पहले जैसे 1899 और 1907 का हेग सम्मेलन जो शस्त्रीकरण का प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। और इसी के बाद में हम CTBT का भी अध्ययन करते हैं। अनेक बहुत प्रकार के जो हमने हमारे विश्व में अनेक प्रकार के शस्त्रीकरण के प्रयास किए गए हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा कुछ ऐसी थी कि शस्त्रीकरण के सदैव अस्थिर संतुलन जन्म होता है, अतः राज्य निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि निशस्त्रीकरण के में शक्ति संतुलन स्थिर और अस्थायी बन सकता है। वस्तुतः निशस्त्रीकरण की समस्या शक्ति संतुलन के सिद्धांत में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। यानी स्टार्ट जो संधियाँ हुई और सोवियत संघ का विघटन के समय से पहले जो संधियाँ हुई, वो सब एक प्रकार से निशस्त्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। इतना होने के बाद भी हम कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन प्रयास एक शक्तिशाली देशों के एक अपना हित के दृष्टिकोण से बना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अपने अनुकूल शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य इन 6 में से किसी भी तरीका अपनाते रहते हैं, कोई भी तरीका अपनाते रहते हैं। इन तरीकों में से कोई किसी प्रयोगकर्ता राज्य की शक्ति में वृद्धि करता है, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। यानी हम शक्ति संतुलन के लाभ के बारे में अध्ययन करें तो शक्ति संतुलन व्यवस्था का उद्देश्य जो है शक्ति तथा सुरक्षा कायम करना है। शक्ति संतुलन के कारण विश्व में सफलता बनी रहती है। यानी कि डॉक्टर महेंद्र कुमार ने शक्ति संतुलन के मुख्यतः 2 लाभ बताए हैं, जो एक तो बताया छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण। मोटे रूप में शक्ति संतुलन निम्नलिखित लाभ यानी उद्देश्य बताए जा सकते हैं, जैसे छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा, और दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति के पोषण, और तीसरा जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व कायम करना है। यानी छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा के बारे में हम कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन से छोटे राज्यों की स्वाधीनता बनी रहती है। यदि सभी राष्ट्र समान रूप से शक्तिशाली होंगे तो किसी भी राष्ट्र को प्रबल शक्ति होने का अवसर नहीं मिलेगा। प्रथम शक्ति वाला राष्ट्र ही महत्वाकांक्षी और आक्रमणकारी बन सकता है। अतः शक्ति के समान वितरण से संतुलन से यानी छोटे राज्यों की स्वाधीनता को खतरा नहीं पैदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण भी करता है ये, यानी कि शक्ति संतुलन में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहती है
और यदि विविध राष्ट्रों और राष्ट्र समूह में शक्ति का समान वितरण हो तो कोई भी राष्ट्र एक राष्ट्र अथवा राष्ट्र समूह आक्रमणकारी बनने का साहस नहीं करेगा। संतुलन को कायम रखने के लिए आक्रमण को रोकना, निसंदेह शांति को कायम रखना है। यदि दोनों लाभों का आलोचना की जाती है तो आलोचक ये कहते हैं, तैयार नहीं होते हैं कि शक्ति संतुलन से छोटे राज्यों की स्वतंत्रता की सुरक्षा होती है। आलोचक ये भी कहते हैं कि संतुलन से नाम पर राष्ट्र समूह गुटबंदियाँ बनती है। इन गुटबंदियों में बड़े और छोटे राज्य, सभी राज्य शामिल होते हैं। जैसे अमेरिका ने नाटो, सीटो, सोवियत संघ ने वार्साई पैक्ट बनाया। इन सारे शक्ति संतुलन तंत्र में होने वाली जोड़ तोड़ और राजनीतिक दाव पेंच की प्रक्रिया प्रमुख होती है। शक्ति संतुलन के नाम पर पंक्ति गुटबंदियों से छोटे राज्यों की निर्णय प्रक्रिया नियंत्रित हो जाती है। यानी आलोचक यहाँ तक कहते हैं कि शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य घोषित नहीं किया जा सकता। यथार्थ में शक्ति संतुलन को संतुलित करने के विचार से यह बात ध्वनित होती है कि उसमें आस्था रखने वाला शांति की अपेक्षा किसी अन्य वस्तु को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यह तथ्य इस बात से प्रमाणित होता है कि राज्यों को संतुलन कायम रखने के लिए युद्ध का आश्रय लेने में संकोच नहीं होना चाहिए। यानी भूतकाल में शक्ति संतुलन के माध्यम से शांति कायम रखने के एक तंत्र के रूप में से प्रयोग में लिया जाता है। और 19वीं शताब्दी में यूरोप में युद्ध तो बहुत बार हुए, परंतु शक्ति संतुलन व्यवस्था ने उन युद्धों को स्थानबद्ध और सीमित किया। 18वीं सदी में निरंतर युद्ध होते रहते थे और 19वीं सदी में नेपोलियन के युद्ध के बाद प्राय पूर्ण शांति रही। इसका कारण शक्ति संतुलन की स्थापना था। इस कारण शक्ति संतुलन न होकर शक्ति की प्रबलता थी। नेपोलियन के युद्धों के बाद विशेष रूप से इंग्लैंड के पास शक्ति की बहुत अधिक विपुलता थी। शक्ति की विपुलता के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध से पहले की शताब्दी को ब्रिटिश सर्वोच्चता की शताब्दी कहा जाता है। 1815 से 1914 की अवधि की शांति शक्ति संतुलन के कारण नहीं अपितु ब्रिटिश शक्ति की विपुलता के कारण थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के पास शक्ति की विपुलता देखी गई। दोनों विश्व युद्ध के बीच मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शक्ति की बहुतायत थी। आर्गेन्स्की ने लिखा है कि शक्ति संतुलन की जिन अवधियों को शांति की अवधियां माना जाता है वे वास्तव में युद्ध की अवधियां रही है और शक्ति की अत्यधिकता की अवधियों में ही शांति बनी रही है। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून को अस्तित्व को कायम रखना भी शक्ति संतुलन का एक लाभ है। ओपनहाइम इसी दृष्टिकोण को मानते हुए कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व के लिए शक्ति संतुलन एक अनिवार्य अवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों की सहमति द्वारा मान्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने वाले कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, अतः शक्ति संतुलन द्वारा ही किसी राष्ट्र को सर्वशक्तिमान होने से रोका जा सकता है। अतः शक्ति संतुलन पर ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्रियान्वयन व संचालन आधारित है। परंतु वर्तमान में विचारकों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून व उसका क्रियान्वयन शक्ति संतुलन व्यवस्था पर आधारित न होकर अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विश्व लोकमत, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, सामूहिक सुरक्षा आदि पर निर्भर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसके लाभ भी हैं। और आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।